what is the exact status of Roopnagar matter in which many houses were damaged by JDA? आज वो लोग उसी टेंट के नीचे रह रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं शायद कोई ऐसी खबर सुनने को मिले जिससे कुछ राहत मिल सके। और वो 127 परिवार भी इंतज़ार कर रहे हैं जो लंबे समय से हमने अपनी इन्वेस्टमेंट एक मोटी रकम जेडीए को दी है, उसका क्या होगा? क्या हमें प्लॉट मिल पाएंगे? अपने घर बना पाएंगे? ये अभी भी चीज़ें जो हैं कहीं और कोई सकारात्मक रूप में नज़र नहीं आ रही हैं। इन सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं एडवोकेट शेख शकील साहब। शकील साहब, हमने आपको देखा, आप उन लोगों से मिले जाकर, कुछ सवाल भी आपने उठाए। सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा, इस वक्त एग्जैक्ट स्टेटस क्या है वहाँ का? चल क्या रहा है? क्या उम्मीद है आगे? रविंदर जी, एग्जैक्ट पोजीशन यही है कि आज 20 दिन हो चुके हैं वो लोग टेंट के नीचे बैठे हुए हैं। सरकार ने उनकी जो खबर लेनी चाहिए थी, कोई भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या डिवीजनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या एलजी इंतज़ामिया की तरफ से कोई भी ऑफिसर जो है वो उनके पास नहीं पहुंचा और बिल्कुल आसमान के तले वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इसी उम्मीद में है कि शायद उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए, शायद उनको बसाने के लिए, शायद उनके टूटे हुए घरों की मरम्मत के लिए किसी भी वक्त जो है सरकार जो है वो उनके पास आएगी और उनको कोई रिलीफ फराहम करेगी। लेकिन फैक्ट यही है कि 11 जनवरी से जिस दिन जेडीए ने सो कॉल्ड एंटी डेमोलिशन ड्राइव की है, उस दिन से लेकर आज तक जिसे कहते हैं वो बिल्कुल आसमान के नीचे हैं। और इतनी सर्दी में आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उस फैमिली में एक 2 महीने का बच्चा भी है। और अभी 3 दिन पहले उनकी फैमिली के एक बुज़ुर्ग 80 साल के, जिनका नाम मूसा है, ठीक है, उनका इंतकाल हो चुका है। और इंतकाल क्यों हुआ? इसी सर्दी की वजह से इंतकाल हुआ। और ये जो शॉक उनको रिसीव हुआ एट द फैग एंड ऑफ हिज लाइफ कि जो जिस तरीके से 11 जनवरी को एक इलीगल या आर्बिट्रेरी जो एक्शन जेडीए ने किया, दिन दिहाड़े जिसे कहते हैं, बिना कोई नोटिस दिए हुए, बिना जिसे कहते हैं लॉ को फॉलो किए हुए, तो हालात यही हैं जिसे कहते हैं। शेख साहब, आपने कहा कि इलीगल जो ड्राइव उन्होंने चलाई, ये इलीगल वर्ड का इस्तेमाल क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि नोटिस नहीं दिया गया, या इसलिए आप ये इस वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो कि जो लैंड उन लोगों की है? देखिए, मैंने वर्ड इलीगल इसलिए इस्तेमाल किया, नोबडी कैन बी डिस्पोजेस्ड, या किसी भी शख्स के खिलाफ कोई भी एडवर्स ऑर्डर तब तक नहीं पास हो सकता जब तक आप उसको राइट ऑफ हेयरिंग नहीं देंगे, जब तक आप ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे। ये इस देश का कानून है। आप मुझे साफ शब्दों में बताओ, क्योंकि आप कानून के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हो, यही प्रोफेशन है आपका। ये ज़मीन है किसकी है? बड़े सरल भाषा में मैं आपको ये चीज़ कहूँगा, ये जो ज़मीन है, इसके साथ ये जो गुज्जर समुदाय है, इसकी जो वाबस्तगी है ये 80 साल 90 साल की है। हाँ। ठीक है। और ये लोग जिसे कहते हैं दे आर नॉट आस्किंग फॉर मून, रविंदर भाई, ये लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि ये लोग, क्योंकि इनका देरीना कब्जा है, इनका देरीना कब्जा है जेडीए की पैदाइश से पहले का। अभी जेडीए की पैदाइश नहीं हुई थी, ये तब से इस ज़मीन के ऊपर बैठे हैं। मैं पिछले इतने दिनों से यही बात जिसे कहते हैं समझाना चाहता हूँ कि देयर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन एनक्रोचर। अगर आपकी इसी बात को पकड़ा जाए कि ये बहुत पुराने पुश्तैनी यहाँ पे रह रहे हैं, तो कानून की नज़र में इसमें क्या जगह है? देखिए, कानून की जगह में एक पोजेसरी टाइटल होता है। हाँ। एक तो टाइटल हो गया कि आपके पास इंतकाल है, एक आपकी कोई गिरदौरी है, ठीक है, आपने ज़मीन खरीदी हुई है। एक होता है पोजेसरी टाइटल, जब आपके पास लॉन्ग पोजेशन है किसी प्रॉपर्टी का, तो हम इसे कहते हैं लॉ ऑफ एडवर्स पोजेशन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है। हमारे सिविल लॉ का ये प्रिंसिपल है कि अगर आप 12-14 साल आपका अनइंटरप्टेड पोजेशन है किसी प्रॉपर्टी के ऊपर, तो यू आर डीम्ड टू बी एन ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो जेडीए खुद भी इस बात को तस्लीम करती है कि सबसे पहले 78 में इन लोगों की गिरदावरी जो है वो वहां पे लगी है।
फिर डबल बेंच का जब फैसला आया, जो हमें जेडीए के लोग, जेडीए के ऑफिशियल ने हमें बताया, पब्लिक डोमेन में डाला, उन्होंने कहा जनाब हमने जो ये डिमोलिशन की है इसके पीछे कारण है, इसके पीछे फैसला है डबल बेंच का। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ये जो 127 परिवार हैं जिन्होंने जेडीए को पैसे दिए हैं उनको जल्द से जल्द इसकी पोजीशन दी जाए और इन लोगों को यहाँ से निकाला जाए, इसलिए हमने ये कार्रवाई की है। रविंदर भाई, अगर तो ये डायरेक्शन है डिवीजन बेंच की कि इमीडिएटली 16 दिसंबर 2021 को अगर डिवीजन बेंच ने अगर ये बात कही है अपने आर्डर में कि आप जाइए वहाँ पे जाके एंटी डेमोलिशन ड्राइव कीजिए और फिर उसके बाद 127 परिवार जो है उनको कब्जा दे दीजिए, तो मैं आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल to all those person and even to the vice chairman JDA and all the officers and even these my 127 brothers and sisters who are fighting for these plots, वो दिखाएं तो सही। मैं फिर रिपीट करूंगा, 16 दिसंबर 2021 का जो ऑर्डर है उसमें डिवीजन बेंच ने एक ही बात कही कि भाई सैफ अली और उसका जो परिवार है वो रोशनी के तहत हाई कोर्ट में 2015 में आया था कि हमें रोशनी के तहत मालिकाना हकूक इस ज़मीन के दिए जाएं। डिवीजन बेंच फिर लिखता है अगली लाइन में कि भाई रोशनी एक्ट को हमने कलअदम करार दे दिया गया है, रोशनी एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो डिक्लेयर कर दिया है हाई कोर्ट ने, लिहाजा इस एक्ट के तहत रोशनी के एक्ट के ऑन दैट ग्राउंड इनको मालिकाना हकूक नहीं दिए जा सकते। हैंस दिस रिट पिटीशन इज रेंडर्ड इनफ्रक्चुअस। हम पिटिशनर्स को लिबर्टी देते हैं, हम इनको इजाजत देते हैं, लेट देम वर्क आउट देयर रेमेडी समवेयर एल्स। तो हाई कोर्ट ने इनको इजाजत दी, इनको लिबर्टी दी कि भैया आप कोई और फोरम तलाश कीजिए इस जमीन के मालिक बनने की। तो आप साफ साफ शब्दों में ये कह रहे हो कि जो जेडीए कह रहा है कि हम डीबी की डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया। ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है रविंदर भाई, जबकि मैं आपको कह रहा हूं डिवीजन बेंच ने ही, इसी डिवीजन बेंच ने, जेएनके हाई कोर्ट ने, मैं आपको ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 9 अक्टूबर 2020 को जो एक लैंडमार्क फैसला आया था प्रोफेसर एसके भल्ला वर्सेस स्टेट PIL नंबर 19/2011 में, जो कि एक मैं कहूँगा कि बाइबल है अगेंस्ट लैंड माफिया एंड बिग शार्क्स, जेडीए वो ऑर्डर क्यों नहीं इंप्लीमेंट करती जिसमें बड़े बड़े लोगों के नाम है, जम्मू के दिग्गज लोगों के नाम है, VIP एनक्रोचर्स के नाम है। हम उस पर बात करेंगे शेख साहब। अब सवाल ये है कि अगर आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी है कि फैक्ट्स ये हैं, जो जेडीए कह रहा है वो फैक्ट नहीं है, उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, ये आप कह रहे हो। अब सवाल ये है कि वो जो लोग वहाँ पे हैं जिनके घर डिमोलिश हुए हैं, उनके पास एक जगह होगी, कानूनी व्यवस्था में एक जगह होगी कि वो अपने आप को इंसाफ के लिए क्या करने जा रहे हैं वो लोग? आपसे कोई बातचीत चल रही है? अगर तो वो उनके पास कुछ ऐसा है जिससे वो अपने आप को साबित कर पाएं, तो फिर उनको कानून के पास जाना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया रविंदर भाई। मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ कि मे बी दे आर वर्किंग आउट देयर लीगल रेमेडी आल्सो। अभी तो आप देख लीजिए वो लोग 20, 22, 21 दिन हो गए, अभी तो वो टेंट के नीचे ही बैठे हुए हैं, इस इंतज़ार में हैं कि शायद किसी वक्त भी LG इंतज़ामिया जो है इट मे कम टू द रेस्क्यू। उन्हें पूरी उम्मीद है। और आप देखिए LG साहब ने जो अपनी 26 जनवरी की जो तकरीर है जो उन्होंने जम्मू कश्मीर यूटी के अवाम के साथ की है, उसमें LG साहब हैज़ एक्सप्रेस कंसर्न ओवर द एक्शन ऑफ द जेडीए। ये उनकी तकरीर में है, जो ऑफिशियल तकरीर है LG साहब की। और उन्होंने कहा कि मुझे नहायत ही अफसोस हुआ है जिस तरीके से जो नोमैडिक फैमिली के साथ ज्यादती हुई है। और उन्होंने ये भी एश्योरेंस दी LG साहब ने कि मैं इंश्योर करूंगा कि इस किस्म के जो इंसिडेंट्स हैं वो दोबारा ना हो। और LG साहब ने यह भी कहा है कि किसी को इसका सियासीकरण जो है या सियासी फ़ायदा जो है वो भी नहीं हम लेने देंगे। तो इससे ये पता चलता है कि जो LG इंतज़ामिया है वो सीरियसली कंसीडर कर रही है कि जो भी इनके लॉफुल लेजिटिमेट और जेन्युइन जो डिमांड है इस परिवार की, मुझे पूरी उम्मीद है, इसीलिए इन लोगों को इंतज़ार यही है कि किसी भी समय, क्योंकि 1 राउंड 2 राउंड ऑफ टॉक्स जो है वो जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके साथ इन लोगों की हो चुकी है, तो जो रिटर्न चार्टर ऑफ डिमांड्स है वो भी हायर अथॉरिटीज़ को दे दिया गया है। देखिए शेख साहब, सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि अब वो लोग परेशान हैं, खुले आसमान के नीचे हैं, वो हमने देखा, वहाँ जाके रिपोर्ट भी किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बात करूँ तो बहुत गलत है,
दूसरी तरफ जो 127 परिवार हैं, 127 लोग हैं जिन्होंने एक बड़ी अमाउंट जेडीए को दी है और लंबे समय से दी है, कसूर इनका भी नहीं है, उनका भी नहीं है, फॉल्ट इनका भी नहीं है, इसमें कसूरवार कौन है? ये सारा मैस क्रिएट कैसे हुआ? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसको देते हैं? रविंदर भाई, कल्प्रिट एक ही है, दैट इज जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब मुझे एक चीज़ बताइए रविंदर भाई, आपके पास फिजिकल पोजेशन ही नहीं है ज़मीन का। पोजेशन जो है वो नोमैडिक फैमिली के पास है, ट्राइबल फैमिली के पास है। आपने कैसे 2014 में एडवर्टाइज की? मुझे पूरी सहानुभूति है उन 127 फैमिलीज़ की, वो हमारे अपने लोग हैं, हमारे जम्मू की फैमिलीज़ हैं, वो उनको हाउसिंग चाहिए, दे आर क्राइंग फॉर हाउसिंग, उनका राइट है हाउसिंग। लेकिन मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि अगर 127 परिवार जो हैं जो हाउसिंग मांग रहे हैं, तो आप गरीबों के आशियाने तोड़ के आप उनको हाउसिंग देने लगे हैं। एंड व्हेन दिस मेस इज क्रिएटेड बाय द जेडीए, अगर आपने पहले अगर यहाँ पे कोई डेवलपमेंट का आपका कोई प्लान था, तो आपको इस सरकार से बात करनी चाहिए थी, इस परिवार को आप कॉन्फिडेंस में लेते कि भाई इसी तरह बात है, हमारे पास 127 परिवार हमें तंग कर रहे हैं, तो कोई वर्कआउट करते, कोई फार्मूला पहले आप इनसे भी बात करते। वहाँ पे मवेशी हैं, आप जाके देखिए, टोटल जंगल है वो रूपनगर के बीच में आपको एक जो टापू वो नजर आएगा, आपको एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर लगेगा कि आप किसी गांव में आए हुए हैं। शेख साहब, अगर एज्यूम करते हैं जी, एज्यूम करते हैं थोड़े वक्त के लिए, शेख शकील साहब को दे दिया जाता कि इस मसले को हल करो, ये मसला आपने हल करना है जी, आप किस तरह से हल करोगे? क्या ऑप्शन आपके पास? मेरे पास मैं सबसे पहले जिसे कहते हैं, मैं आई विल ट्राई टू नेगोशिएट विद द ट्राइबल फैमिली कि भाई वहाँ पे मौके पे जो भी उनकी जो बात है, उनकी जो शिकायत है, उसको भी सुना जाएगा और एक मैं समझूंगा कि एक बैलेंस्ड एक फैसला जो लिया जाए, ताकि जो 127, क्योंकि आप थर्ड पार्टी इंटरेस्ट तो आपने क्रिएट कर दिया हुआ है 127 लोगों का, ऊपर से इनका जो लॉन्ग पेंडिंग इशू है, क्योंकि जिनको आपने आसमान के नीचे आपने छोड़ दिया है, आप इनकी एस्पिरेशंस को नहीं छोड़ सकते। तो आपको एक प्रैग्मेटिक और एक बैलेंस्ड डिसीजन जो है वो लेना है। वो क्या होगा? वो पहले आपको इनका पूर्ण गठन क्या कहते हैं, आपको पहले इनको रिहैबिलिटेशन का इनका कोई पैकेज तो होना चाहिए ना आपके पास इनको देने के लिए। मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ, देयर इज अ चांस कि अगर जो वहाँ पे नोमैड फैमिलीज हैं जो इस वक्त खुले आसमान के नीचे हैं, जिनके घर तोड़े गए हैं, अगर उनको किसी और जगह रिहैबिलिटेट किया जाए, ये ऑप्शन खुला है? देखिए, मेरी उनसे बात हुई है, उनकी जो मेन जो डिमांड है वो यही है कि जिस एरिया में उनके रिहायशी घर हैं, प्लस जिस एरिया में उनके जानवर जिसे कहते हैं, जो उन्होंने शेड्स बनाए हुए हैं, वो एरिया जेडीए या जो जम्मू कश्मीर सरकार है वो एरिया उनको रेगुलराइज कर दे। बाकी जो भी जेडीए ने जहाँ जो करना है, जैसे मर्जी डेवलप करना है, दिस इज़ व्हाट दे हैव आल्सो बीन कन्वेइंग, ठीक है। और शायद इन्होंने जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनको भी ये बात कही है। बड़े अगर टैक्टफुली इसको हैंडल किया जाए तो ये 127 परिवार जो हैं वो यहाँ वहाँ की जो फैमिलीज हैं, जो दो पार्टीज बनी हुई हैं, ये बड़े आसानी से मसला हल हो सकता है टैक्टफुली हैंडल किया जाए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, अगर सरकार सिंसियर है और सीरियस है, मैं आपको कह रहा हूँ कि वो लोग कह रहे हैं कि जहाँ पे उनके रिहायशी मकान है प्लस जहाँ पे उनके जानवर हैं, वो एरिया उनको रेगुलराइज कर दीजिए। बाकी सरकार ज़मीन वहाँ पे ओपन पड़ी हुई। आपने वो कैलकुलेट किया, वो क्या रहता है? क्या वो कोई 26 या 27 कनाल रकबा बनता है जहाँ पे उनके रिहायशी घर हैं, और प्लस जहाँ पे सर उन 127 लोगों का लोगों का ये भी कहना है कि 2015 के बाद सब कंस्ट्रक्शन हुई है, उससे पहले ये सिर्फ कच्चे मकान थे यहाँ पे, ये सच है? देखिए, मैं आपको एक साफ बात कहूँगा, मैं कल परसों से देख रहा था, कोई गूगल मैप ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है। हाँ। मैं इस फैमिली को और इस लोकेशन को 11 जनवरी से जानता हूँ, ठीक है। मकान कब बने, मैं सिर्फ आपको एक चीज़ कहूँगा रविंदर भाई, क्योंकि मैं वहाँ धरने पे भी रहा, पलोड़ा गांव के जो बसनीक हैं, जो वहाँ के इनहैबिटेंट्स हैं, पुराने लोग जिनकी अपनी उम्र 70-75 साल है, चाहे वो मिस्टर चिब हैं या मनहास फैमिलीज़ हैं, वो लोग यहाँ आके इतना कह रहे हैं कि भाई 47 के इमीडिएटली बाद और उससे पहले भी, जब हम यहाँ अपर पलोड़ा में जब हम लकड़ी लेने आते थे गांव में,
तो ये गुजरों के मकान विजिबल थे और हम यहाँ पे पानी पीते थे। शेख साहब ये सवाल ही नहीं है, हम जानते हैं, क्योंकि जो 127 परिवार हैं, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने भी यही कहा कि ये बहुत पुराने हैं यहाँ पे, क्योंकि ये एक ही आदमी का कुंबा है, तो दैट मीन्स ये अंडरस्टूड है कि वो कुंबा कितना बढ़ गया, उसमें वक्त लगता है, तो ये बहुत साल लगे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। एक आखिरी सवाल इसी सब को लेकर, आप अभी भी स्टिक हैं जो आपने कहा कि जो डीबी का फैसला आया है वो ये नहीं था कि इनको यहाँ से हटाया जाए, उनको यहाँ पे पोजीशन दी जाए, वो फैसला ये था कि रोशनी के तहत जो है इनका ये इसके लिए पर्टिकुलर को वापस तैयारी करनी चाहिए, इसमें इनका फैसला नहीं हो सकता, सिर्फ ये था, ये कहा ही नहीं गया डीबी ने कि इनको हटाया जाए। मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं फिर रिपीट करता हूं कि डिवीज़न बेंच ने सिर्फ ये कहा कि रोशनी के तहत इनको मालिकाना हकूक नहीं दिए जा सकते। डिवीज़न बेंच ने उल्टा इनको लिबर्टी दी कि आप जाइए और किसी और फोरम में अपने राइट्स के लिए आप एजिटेट कीजिए। तो ये कहना कि डिवीज़न बेंच ने कहा कि ज़मीन का कब्जा लो और 127 परिवारों को दो, मैं इस बात को नहीं मानता। तो शेख साहब इसका मतलब ये हो गया, तो अगर जो आपने कहा, जो आप, मुझे पता है कि आप कानून को जानने वाले हो, आप सोच समझ कर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहे हो, अब सवाल ये है कि जो घर तोड़े गए हैं, जो उनकी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, जीवन भर की पूंजी को गिरा दिया गया है, जेडीए को उसका भी भुगतान करना चाहिए, उसके लिए भी उनको आंसरेबल होना पड़ेगा। कैसे आपने तोड़ दिए वो? क्योंकि वो इसी को अपना बेस बना रहे हैं कि हमें डीबी के फैसले को हमने इंप्लीमेंट किया है। रविंद्र भाई, मैं फिर आपको एक चीज़ कह रहा हूँ, ये डेमोक्रेटिक देश है जहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। अभी यहाँ गुंडा राज तो नहीं चला ना, अभी अफगानिस्तान तो बना नहीं यहाँ पे, और ना ही ये चाइना है कि आप बुलडोज़र दे के चले जाएंगे। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, क्या ये लोग एक नोटिस के लिए इंटाइटल्ड नहीं थे? आप कहते हैं कि मैं मान लेता हूँ, एक्सट्रीम पोजीशन में लेता हूँ कि ये एनक्रोचर है, क्या इस देश में जहाँ रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, आप सुबह 7 बजे आप बुलडोज़र जेसीबीज लेके चले जाते हैं, जिन लोगों का सेटल्ड पोजेशन है 100 साल का, आप मर्दों को थाने में ले जाते हैं और फिर उसके बाद आप बुलडोज़र शुरू कर लेते हैं। आप सोचिए जरा एक सीन कैसा है जहां कोविड अपनी चरम सीमा पे है और इतनी सर्दी है, मैं ये कहूँगा कि जम्मू का चिले कलान चल रहा है, और आप इस तरीके से बुलडोज कर रहे हैं। तो ये मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि ये ऑपरेशन इसलिए किया गया क्योंकि ये गरीब लोग हैं, इनकी सुनवाई नहीं है। ये जेडीए का बुलडोज़र जो है वो इन्फ्लुएंशियल लोगों के तरफ क्यों नहीं मुड़ता, जिसे कहते हैं। इस किस्म के हज़ारों आर्डर, मैं आपको गिना रहा हूँ मैं आर्डर, जिसमें आइडेंटिफाइड वीवीआईपी एनक्रोचर्स हैं, वहाँ तो जेडीए कार्रवाई करती नहीं, वहाँ उनके लिए कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। और जब हम उनसे पूछते हैं जेडीए से, तो कहते हैं जी कोई कमेटी बनी है, डिमार्केशन हो रही है, तो वहाँ उन लोगों को शेल्टर देने के लिए, उन लोगों को शील्ड करने के लिए, उन वीआईपी इंक्रोचर्स को, जिसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, तो वहाँ जेडीए के पास बहाने हैं। और ये हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में लिखा है कि जेडीए और रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है, दे जस्ट एक्सचेंज लेटर्स। ये जजमेंट है, मैं आपको कह रहा हूँ, ये हाई कोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास किए हैं जेडीए के खिलाफ भी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के भी। लेकिन सिंस दिस पुअर नोमैडिक फैमिली, दे वर चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड, इनकी एक ही डिस्क्वालिफिकेशन है, क्योंकि इनको मालूम था कि कोई पूछताछ नहीं होनी, किसी ने पूछना नहीं है। लेकिन जिस तरीके से वीडियोस वायरल हुई 11 तारीख को, एक आदमी जिसका थोड़ा सा भी दिल है, जिसको इंसानियत है, ठीक है, वो भाग के वहाँ लोग पहुँचे। और मैं रविंदर भाई आपको बताऊँ, जम्मू की कोई ऐसी संस्था नहीं है, कोई ऐसे समाज सेवक नहीं है, कोई ऐसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं है जो वहाँ पे नहीं गए। उसी सवाल पे आ रहा हूँ मैं अब। जी, आपने कहा, ये तो उसमें कागज़ में भी है, डॉक्यूमेंटेशन भी है, कि 2014 में इसका नोटिफिकेशन निकाला गया कि ये आप इसको, ये जेडीए लैंड जो है सेल कर रही है, तो आप इसके लिए कर लो। सर 2014 में यहाँ तक मुझे लगता है कि शायद एनसी और कांग्रेस की गवर्नमेंट रूल कर रही थी। उसके बाद पीडीपी और बीजेपी वे भी रहे इसमें। ये सभी लोग वहाँ पे गए, उन लोगों से मिले, उनके कोशिश की कि हम भी आपके दर्द का हिस्सा हैं। लेकिन जब ये लोग पावर में थे तब इनको रेगुलराइज क्यों नहीं किया गया? आपके पास कलम थी, आपके पास ताकत थी, आज आप वहाँ जाकर उन लोगों का सहारा बन रहे हो। आपको लगता है कि सियासत आ गई इसमें? देखिए रविंदर भाई, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया है। ऐसा नहीं है कि ये जो कम्युनिटी है ये कोई यतीम कम्युनिटी है। इस कम्युनिटी के हमेशा असम्बली में 8 या 9 MLA रहे।
हमेशा इनकी कम्युनिटी से कैबिनेट मिनिस्टर है, लेकिन मुझे नहायत ही अफसोस है, मैं विद ड्यू रिगार्ड्स ये चीज़ कहता हूँ, उन नुमाइंदों ने इन लोगों की प्रॉपर नुमाइंदगी जो करनी चाहिए थी वो नहीं की। देखिए, गरीब के लिए आवाज़ उठाना, इसी जम्मू शहर में 13 से लेकर 18 अनऑथोराइज जो कॉलोनीज हैं रविंदर भाई, वो रेगुलराइज की हैं हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने, जिसमें गुज्जर नगर, जिसमें कासम नगर, जिसमें नानक नगर, जिसमें भगवती नगर। आई कैन नेम 18 colonies of Jammu, unauthorized colonies, which have been regularized by the J&K government. क्या आप मुझे आप एक चीज़ बताइए, अगर इन लोगों की प्रॉपर नुमाइंदगी हुई होती तो क्या ये रकबा इनको रेगुलराइज नहीं हो सकता? जो आज लोग इनके पास जा रहे हैं वो क्या है? सियासत। देखिए, आपको मैंने पहले ही एक चीज़ कही है कि जिस तरीके का माहौल, जिस तरीके की वीडियोस वायरल हुई हैं, ठीक है, अल्लाह बेहतर जानता है कि वो सियासत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कि शेख साहब, ये जब इनके पास कलम थी, ताकत थी, तो ये मैस्करेड ही नहीं होता, वो लोग खरीदते नहीं, ये लोग जेडीए बेचता नहीं अगर वो नोटिफिकेशन नहीं निकली होती। या उसके बाद जब आप पावर में रहे, आप इनको रेगुलराइज करते, आपके पास ताकत थी तो आप कर सकते थे। आज आपके पास कुछ है नहीं है तो आप सिर्फ अपने आंसू निकाल रहे हो, उनका सहारा बनने की कोशिश कर रहे हो। आपको लगता है कि ये चीज़ें भी लोगों को समझनी पड़ेंगी? अब रविंदर भाई, मैंने बिल्कुल साफ स्पष्ट लफ्ज़ों में कहा कि जिस कौम से ये लोग बिलोंग करते हैं वो सियासी यतीम नहीं है, सियासी यतीम नहीं है। दे आर एंजॉइंग एसटी स्टेटस सिंस 1989। और मैं आपको कह रहा हूं, अभी तो सरकार जिसे कहते हैं कि अभी भारतीय जनता पार्टी क्लेम करती है कि हम इनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे रहे हैं कि इनके 9 या 10 एमएलए होंगे। मैं कहता हूं इस पॉलिटिकल रिजर्वेशन से पहले ही स्टालवर्ड्स लीडर जो थे वो गुज्जर समुदाय से थे। उन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाई इन गरीब लोगों की? मैं आई एम फुली विद यू, वो भी उतने रिस्पॉन्सिबल है, वो भी उतने रिस्पॉन्सिबल है जितनी जेडी है। मैं साफ कहूंगा इस बात को। अगर उन्होंने वक्त पे इंसाफ किया होता इस परिवार के साथ, तो आज ये जो 126 परिवार हैं वो भी सफर नहीं कर रहे होते। और आज उनकी मैं ये कहूँगा कि जो उन्होंने वक्त के ऊपर अपने लोगों की मदद नहीं की, अगर जम्मू में 13, 14, 15 कॉलोनीज अनऑथराइज कॉलोनीज रेगुलराइज हो सकती हैं, तो क्या इनका इतना देरीना, इतना ओल्ड पोजीशन था, क्या जम्मू कश्मीर सरकार इसको रेगुलराइज नहीं करती? बताए ना। मैं कहता हूँ वो जितने भी वो लीडर हैं, जितने भी हमारे इस कौम के जो लीडर हैं, जो क्लेम करते हैं अपने आप को लीडर, उन्होंने क्या पेन्स लिए, उन्होंने क्या स्टेप्स लिए इन गरीब लोगों के लिए? एब्सोल्युटली सर, मैंने आपका सोशल मीडिया पे आपका वीडियो देखा, काफ़ी वायरल हुआ। यहाँ आप थोड़े इमोशनल भी हो गए थे और आपने बुलंद आवाज़ में कुछ नाम दिए, कुछ VVIPs के नाम दिए। आपने कहा कि उनके नाम पर वो भी उनके नाम भी आए हैं किसी घोटाले में, किसी ज़मीन विवाद में, उनके नाम भी ज़मीनें हैं जो कि इलीगल हैं। वो क्या मसला था, वो क्या है? और उस पर कार्रवाई आपने कहा नहीं हो रही है, उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, जो बड़ी मछली है उसको छोड़ा जा रहा है। खुल के विस्तार से क्या क्या था वो? देखिए रविंदर भाई, मैंने आपको पहले ही कहा कि पानी जो है ना, पानी नीचे आता है, और शायद ये कुदरत का भी कानून है कि पानी नीचे ही आता है। पानी का बहाव जो है, ये जितने भी बुलडोज़र या पीले पंजे, ये एविक्शंस आप देखेंगे हमेशा वीक, पुअर, अंडर प्रिविलेज्ड या नोमैड्स की आप देखेंगे। ठीक है, कभी आपने जम्मू में नहीं सुना होगा कि किसी VVIP एनक्रोचर को रिमूव किया गया। हमने एक RTI फाइल की थी, कहीं से किसी भाई ने हमें सूचना हमें मिली थी कि हमारे भाई हैं एक जम्मू के हर दिल अजीज़ नेता कविंदर गुप्ता, ठीक है, जो हमारे मेयर भी रहे, कारपोरेटर भी रहे, फिर उसके बाद स्पीकर भी बने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे। तो हमने उस सूचना को वेरीफाई करने के लिए मैंने तहसीलदार बड़वाल को RTI फाइल की कि भाई मुझे 2010 से खसरा नंबर 1789 गांव कैंक तहसील भलवाल की खसरा गिरदावरी की कॉपी दी जाए। 2-2.5 महीने उन्होंने कोई, जिसे कहते हैं, हमें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया, हालांकि 30 दिन के अंदर सूचना देनी होती है। उन्होंने सोचा होगा शायद कोई ब्लैकमेलर है, ठीक है, तो शायद ब्लैकमेल कर रहा होगा, तो इसलिए उन्होंने मुझे सूचना नहीं दी। तो मैंने RTI के तहत फर्स्ट अपील फाइल कर दी SDM नॉर्थ जम्मू श्री पवन कोतवाल जी के पास। उन्होंने अपनी अपीलेट पावर्स का इस्तेमाल किया और उन्होंने डायरेक्शन दी तहसीलदार बलवाल को कि आप इनको सूचना दीजिए। फिर उसके बाद SDM की इंटरवेंशन के बाद मुझे ये गिरदावरी मिली। जब गिरदावरी मुझे मिली तो पता ये चला
कि 23 कनाल, ये मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास है, ये देख लीजिए, 23 कनाल 9 मरले, और लिखा है रकबा, ये है खसरा नंबर 1789, ये लिखा है सरकार, मीन्स कि इसकी मालिक सरकार है। आगे देखिए लिखा है मकबूजा, कि कब्जा किसका है। इसमें लिखा है मकबूजा कविंदर गुप्ता वल्द बिंद्राबन गुप्ता, सुभाष शर्मा वल्द परमानंद, शिवरतन गुप्ता वल्द कृष्ण चंद, साकना इंदिरा कॉलोनी जानीपुर जम्मू, 23 कनाल्स 9 मरलास, नकल खसरा गिरदावरी बाबत मौजा कैंक, तहसील व जिला जम्मू। ठीक है, तो ये मुझे आप देख लीजिए सर्टिफाइड कॉपी है। ठीक है, अब जब ये डॉक्यूमेंट हमने बाहर जनता के साथ में, ऐसा नहीं हुआ कि मैंने, अगर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट आया तो उसको मैंने अपने सीने के साथ लगा के रखा, या मैंने कोई कविंदर जी को फ़ोन किया कि जनाब मेरा ये फ़लाँ काम फंसा हुआ है, इसको करवा दीजिए। अगर है कोई ऐसी बात हो मुझे बताएं। मैंने जनता के साथ इमीडिएटली ये इंफॉर्मेशन शेयर की कि भाई इस तरह हमें मालूम हुआ है कि ही इज़ आल्सो द इलीगल ऑक्यूपेंट ऑफ द स्टेट लैंड। अब जब आप जैसे भाइयों ने, जो मीडिया कर्मी हैं, जो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, तो जब आपने कन्फ्रंट किया इनको, कविंदर जी को, वो साफ इनक्वायरी हो गई। जिस तरह वो पाकिस्तान डिनाइल मोड में रहता है ना, कि मैं आतंकवाद नहीं फैलाया हुआ भारत में या जम्मू कश्मीर में, साफ इनक्वायरी हो जाते हैं करने के बाद भी। ठीक है, तो वैसे ही स्टैंड ले लिया हमारे कविंदर भाई ने, वो कहते मैं हूं ही नहीं, मेरी ऐसी कोई ज़मीन ही नहीं है। तो भाई फिर आप मुझे बताइए कि आपकी वल्दियत है, इसमें आपका नाम लिखा हुआ है और आपका रेजिडेंशियल एड्रेस भी दिया गया है, आपकी गली भी मेंशन है, तो कौन कविंदर गुप्ता है ये? तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? रविंदर भाई सिंपल उन्होंने पल्लू झाड़ दिया कि भाई मैं नहीं हूं, और फिर कहते हैं कि अगर किसी को लगता है कि ये मेरी जगह है तो मैं इसको अनाथालय या गौशाला के लिए दे देता हूं। भाई आप कैसे दे सकते हैं? एक तरफ से आप कहते हैं भाई अगर आप मालिक होंगे किसी चीज़ के। नहीं सर, उन्होंने एग्जैक्ट कहा था कि दे दूंगा, उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी जगह मिली है तो वो आप दे दो, सरकार को बोला कि आप दान कर दो, वो दे दो किसी को भी। तो सर जब ये सब खुलासे हो गए, ये सब चीज़ें सामने आ गई, अब जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें क्या इसका स्थान है, क्या होना चाहिए अब इस पर? देखिए, सरकार ने इमीडिएटली जिसे कहते हैं कार्रवाई करनी चाहिए। और ये कार्रवाई वो, मुझे तो ऐसी कोई सूचना मिली नहीं, ना मुझे कोई तहसीलदार बलवाल से या कोई ऐसी, या कोई हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या डिवीजनल एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा हो कि हम वहाँ पे गए हैं, हमने वहाँ पे इस लैंड को फेंस किया है। और सरकार बताए ना कि हाउ द गवर्नमेंट इज व्हेन द गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेक ओवर दिस लैंड, और क्या इसके ऊपर कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन बनने जा रहा है, और क्या वहाँ पे जाके अपने साइन बोर्ड्स लगाए हैं वेदर द गवर्नमेंट हैज टेकन ओवर द पोजेशन ऑफ दिस लैंड फ्रॉम मिस्टर कविंदर गुप्ता और नॉट। शेख साहब, अगर हम समझ करते हैं इसमें से ये नाम हटा देते हैं, एक आम सा नाम डाल देते हैं जिसको कोई नहीं जानता, ठीक, क्या कार्रवाई होगी, क्या हो सकती थी इस पर? सर मैं आपको कह रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको कह रहा हूँ कि डिस्पोजेस करना है आपको एक इलीगल ऑक्यूपेंट को। हाँ, सबसे पहले आपको इलीगल ऑक्यूपेंट को बेदखल करना है। मैं कह रहा हूं कि पिछले 15 साल से पोजेशन रिफ्लेक्ट हो रहा है डॉक्यूमेंट्स में कविंदर जी का, उनके इनकार से बात नहीं चलेगी सर। वहां पे तहसीलदार साहब को जाना है, उनको बेदखली का इनको नोटिस देना है, और गवर्नमेंट हैज टू टेक ओवर दिस लैंड। जिस तरह सरकार ने बाकी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, उस तरह इनके खिलाफ भी तो कार्रवाई करें। और दूसरी बात, हाई कोर्ट ने कहा था कि तमाम वेब पोर्टल्स पे, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, ये जितने भी वीवीआईपी एनक्रोचर्स हैं इनके नाम आने चाहिए। आप देखिए, आए तो हैं सर। सर मैं कह रहा हूं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम आया, पीडीपी के नेताओं का नाम आया, किस किस नेता का नाम नहीं आया। लेकिन क्या आपने कविंदर गुप्ता का नाम डेली एक्सेलसियर में देखा, स्टेट टाइम में देखा, आपने किसी वेब पोर्टल पे देखा? आपको नहीं नजर आएगा। तो क्यों नहीं इनका नाम नजर क्यों नहीं आया? क्या जम्मू कश्मीर की जनता को यह जानने का हक नहीं है कि हु इज दिस कविंदर गुप्ता सन ऑफ बिंद्राबन गुप्ता? इनका नाम क्यों छुपाया गया? अगर हम आरटीआई में सूचना नहीं, ये डिस्क्लोजर होता, तो ये तो इन्होंने, ये तो अभी भी इनकारी हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं ही इज द सेम कविंदर गुप्ता, जानीपुर में, इंदिरा कॉलोनी में, और कोई कविंदर गुप्ता नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं इनको, आइए सामने आइए और यह भी साबित करें कि ये वो कविंदर गुप्ता सन ऑफ बिंद्राबन गुप्ता नहीं है। आप इस तरह से अवाम को गुमराह नहीं कर सकते रविंदर भाई।
आपका नाम है, आपके नाम पे गिरदौरी जो है दो, मैंने अभी ये गिरदौरी जो मांगी है 2010 से मांगी है, अगर मैं पीछे से मांगता पता नहीं कितनी पुरानी जमीन है इनके पास, ठीक है। तो अब जब ट्रैप हो गए तो अब आप बिल्कुल ही साफ तौर पे आप इनकारी हैं कि नहीं जी ऐसी कोई बात ही नहीं है। इनको मैं तो कहता हूं कि अपनी गलती मानना जो है कोई गलत बात नहीं है। हेंसी क्रोनी जो साउथ अफ्रीका के कैप्टन थे, उन्होंने माना था हाँ जी हमने मैच फिक्सिंग की है, तो उनका कद ऊपरी बढ़ा, उनका कोई कद नीचे नहीं हुआ। कई प्लेयर्स हैं उन्होंने एडमिट किया हम बॉल टेम्परिंग करते थे, तो क्या किसी ने फांसी दे दी क्या उनको? किसी ने फांसी नहीं दी। इंसान बड़ा हो जाता है इससे, अपनी गलती, टू एरर इज ह्यूमन, ये हमारी कानून की किताबों में भी लिखा है, गलती किसी से भी हो सकती है, ठीक है। अगर हो गई है तो आप कह दीजिए ना, फिर क्या हो गया? जनता से कह दीजिए कि भाई मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं पब्लिक लाइफ में मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो आपको क्या लगता है जनता माफ नहीं करेगी? जनता माफ करने वाली। शुक्रिया साहब हमसे बात करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट मौजू पे हमने आज बात की। बहुत मुझे लगता है जानकारियाँ उन 127 परिवारों के पास भी गई होंगी और उन लोगों के पास भी गई होंगी जो लंबे समय से वहाँ रह रहे हैं, और जेडीए भी मुझे लगता है उनके पास भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन गई होगी कि लोग क्या सोचते हैं, कानून क्या समझता है इसके बारे में, ये आपके पास भी इंफॉर्मेशन गई होगी। इसका बीच का कोई हल निकाला जाए ताकि वो जो परिवार जो हैं खुले आसमान के नीचे हैं उनको कोई एक छत मिल जाए, इसका कोई हल निकल जाए। और उसके साथ साथ वो 127 परिवार जो हैं वो भी उनको भी थोड़ा यकीन हो जाए कि जो पैसा हमने दिया है वो अभी भी सेफ़ है, हमें घर मिल जाएंगे, ये हो जाए। तो मुझे लगता है कि जो बातें हमने आज शेख साहब से की बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इससे काफ़ी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंची। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।